नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। विधानसभा चुनाव 2014 में आपका स्वागत है। तो आखिर हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट पड़ गए। लोकसभा चुनाव के बाद का विधानसभा चुनाव का एक दौर खत्म हुआ। सो मैं भी आज विधानसभा चुनाव के पहले राउंड का यह चुनावी प्रोग्राम खत्म कर रहा हूं। संदेह नहीं कि ये चुनाव राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्व के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुरी पर चुनाव हुए, प्रदेश नेता हाशिए में चले गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रचार से सब कुछ हाईजैक किया। इसलिए आज जो वोट पड़े हैं वे नरेंद्र मोदी की हवा की परीक्षा है। जब नतीजे आएंगे तो पूरा देश पहले नरेंद्र मोदी के जादू को जांचेगा, बाकी बातें गौण होगी। देश अमित शाह पर भी चर्चा करेगा। आखिर कुछ भी हो, बतौर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने इन विधानसभा चुनावों को पार्टी और सरकार की अग्नि परीक्षा की जोखिम में बदला है। आज इस पर चर्चा है, पर यह चर्चा बाद में होगी। उससे पहले कुछ चुनावी कानाफूसी देखी सुनी जाए। मतदान से एन पहले डेरा सच्चा सौदा को लेकर जो अफवाहें चली, जो कशमकश रही, वह मतदाताओं में डेरे के प्रभाव का नतीजा है। यह डेरा पिछले चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देता रहा है। इस बार भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थन के भरोसे में थे। तभी एक दिन पहले जब भाजपा को समर्थन देने की डेरा सच्चा सौदा ने घोषणा की तो कांग्रेस के तोते उड़ गए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को डेरा मुख्यालय दौड़ाया गया। उधर मीडिया में यह अफवाह चली कि डेरा ने भाजपा को समर्थन देने का फैसला नहीं किया है। कुछ जगह डेरे की राजनीतिक विंग के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ। आखिर में साधु संगत राजनीतिक विंग के अध्यक्ष प्रदीप केलर ने प्रेस बयान से ऐलान किया कि डेरे की हरियाणा और महाराष्ट्र की साध संगत ने पूरी एकजुटता से भाजपा को समर्थन देने का फैसला किया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिरसा रैली के साथ ही डेरा सच्चा सौदा का भाजपा को समर्थन देने का फैसला हो गया था। उस रैली में कोई 2500 बसों से डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी पहुंचे थे। यह फैसला हरियाणा में भाजपा प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की कोशिशों से हुआ था। कांग्रेस और बाकी पार्टियां इस गलतफहमी में रही कि डेरा सच्चा सौदा से बात करने वाला भाजपा में कोई प्रभावशाली नेता नहीं है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने चुपचाप भागदौड़ कर फैसला कराया। कांग्रेस गफलत में डेरे को लेकर चूकी। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में पारसी, ईसाई और बोहरा मुस्लिम वोटों की अच्छी खासी संख्या है। इन वोटों के धर्मगुरु आमतौर पर चुनाव के वक्त तटस्थ रहा करते हैं, लेकिन इस बार भाजपा की तरफ इनका झुकाव झलका है। पहली बार पारसी धर्मगुरुओं ने भाजपा को वोट देने के लिए समुदाय से अपील की। उधर ईसाई और बोहरा मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा कि अच्छे उम्मीदवारों को चुनो। पहले ये संगठन सेक्युलर उम्मीदवारों की बात किया करते थे, तब अर्थ था कि किसी भी सूरत में भाजपा को वोट नहीं देना है। इस दफा वो अप्रोच नहीं झलकी। पारसियों के नंबर 1 मंदिर उदवाड़ा के मुख्य पुजारी खुर्शीद दस्तूर ने पहली बार खुलकर समुदाय से भाजपा को वोट देने की अपील की। ये पहली बार हुआ है। इस पर पारसी समुदाय में हैरानी जाहिर हुई। कुछ नामी पारसी हस्तियों ने इसे अनावश्यक और अप्रत्याशित बताया। उधर बोहरा मुस्लिम समुदाय की तरफ से इतना भर कहा गया कि अच्छे उम्मीदवार को वोट दें। ये अपील नहीं हुई कि धर्मनिरपेक्ष उम्मीदवार को जिताया जाए। इससे कम से कम मुंबई के माहौल का पता पड़ता है। महाराष्ट्र और हरियाणा में मतदान हो गया है। वोट डालते हुए सर्वाधिक उलझन में यदि कोई समुदाय था तो वह मुस्लिम था। हरियाणा का मेवात इलाका हो या महाराष्ट्र के भिंडी बाजार से भिवंडी के इलाके के मुस्लिम वोटों में ऐन वक्त तक दुविधा रही। दोनों प्रदेशों में भाजपा विरोधी पार्टियों में मुस्लिम वोट बुरी तरह बटा होगा। मेवात में ओम प्रकाश चौटाला की इनेलो का पलड़ा भारी होने का ऐसा हल्ला हुआ, जिसके चलते कांग्रेस के प्रति बेरुखी नजर आई। बावजूद इसके इनेलो और कांग्रेस में मुस्लिम वोटों के बंटने का अनुमान है। महाराष्ट्र में मतदान से पहले ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने धर्मनिरपेक्ष उम्मीदवारों को जिताने की मुस्लिमों से अपील की, तो जमाते इस्लामी ने टैक्टिकल मतदान की अपील की। मतलब उन उम्मीदवारों को मुसलमान वोट दे जो भाजपा और शिवसेना को हराते दिखलाई दे रहे हैं। इसमें असादुद्दीन ओवैसी की मजलिसे इत्तेहाद उल मुसलमीन के उम्मीदवार भी शामिल हैं। हैदराबाद की इस MIM पार्टी ने महाराष्ट्र में कोई 25 उम्मीदवार उतारे हैं। मुस्लिम वोटों के असर वाली इन सीटों पर MIM जैसी घोर सांप्रदायिक पार्टी से लेकर कांग्रेस, सपा और NCP जैसी कई पार्टियों में वोट बटे होंगे। कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस को इस बार प्रदेश में उतरी नई मुस्लिम पार्टी MIM से बहुत नुकसान होगा। इन चुनाव के बाद मुस्लिम राजनीति करने वाले नेताओं को और समझ आएगा कि बिखरी गैर भाजपाई राजनीति से उन्हें कितना नुकसान होना है। अब विधानसभा चुनाव का माहौल बनाने बताने वाली इन सुर्खियों पर गौर करें।
महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा के लिए शांतिपूर्ण ढंग से मतदान पूरा हुआ। दोनों राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। चुनाव आयोग की ओर से जारी अंतरिम आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए करीब 65% वोट डाले गए। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए करीब 75% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोटों की गिनती रविवार को होगी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में वोट डाला तो भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में मतदान किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने गृह जिले रोहतक में मतदान किया। सभी पार्टियों के नेताओं ने वोट डालने के बाद अपनी अपनी जीत का दावा किया है। भाजपा ने दोनों राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया है। हरियाणा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लोगों से, खासकर युवाओं से अपील की थी कि महाराष्ट्र और हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ मतदान करें। मतदान खत्म होने के बाद सभी पार्टियों ने जीत का दावा किया है। एग्जिट पोल के नतीजों को खारिज करते हुए कांग्रेस ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वोट डालने के बाद कहा कि फिर कांग्रेस सरकार बनाएगी। इनेलो के नेता अभय चौटाला ने दावा किया कि इंडियन नेशनल लोकदल की वापसी होगी और ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में सरकार बनेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने का दावा किया। उधर महाराष्ट्र में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने भी पूर्ण बहुमत का दावा किया है। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने भी दावा किया है कि उनकी पार्टी बहुमत में आएगी। मतदान खत्म होने के बाद अटकलें लगाई जा रही कि कहीं हरियाणा में दिल्ली जैसे हालात न बन जाएं। दिल्ली में दो पार्टियों को लगभग बराबर सीटें मिलने से सरकार गठन की मुश्किल आ रही है। हरियाणा में भी भाजपा और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच बराबरी का मुकाबला बताया जा रहा है। ऐसे में संभव है कि ऐसी त्रिशंकु विधानसभा न बन जाए जिसमें किसी के लिए भी सरकार बनाना मुश्किल हो जाए। हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की आरक्षण राजनीति की परीक्षा है। महाराष्ट्र में ऐन चुनाव से पहले कांग्रेस एनसीपी सरकार ने मराठा आरक्षण का ऐलान किया था। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की कांग्रेस नीति सरकार ने जाट आरक्षण दिया था। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का यह दांव पिट गया था, लेकिन इस बार हरियाणा में इसकी परीक्षा है। अगर दोनों राज्यों की सबसे ताकतवर जातियों को आरक्षण देने का लाभ नहीं मिलता है तो कांग्रेस को इस रणनीति पर फिर से विचार करने की जरूरत होगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद चुनावी हिसाब किताब की गणित होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव में देश का प्रधानमंत्री अपनी आन बान शान को दांव पर लगाए, यह अनहोनी बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए यह जरूरी था, इसलिए कि जब उपचुनावों में भी सीधे मोदी की लोकप्रियता का सवाल उठा तो विधानसभा चुनावों पर उन्हें ध्यान देना ही था। तभी आज पड़े वोटों में नरेंद्र मोदी का फैक्टर निर्णायक रहा होगा। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें चुनावी गणित का यह हिसाब। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव का एक चरण आज खत्म हुआ। हरियाणा और महाराष्ट्र में आज का मतदान प्रदेश में सरकार बनवाने के लिए है तो केंद्र की मोदी सरकार पर रायशुमारी भी है। पिछले 2 महीनों में इन चुनाव को लेकर जो राजनीति हुई है उसका लब्बो-लुआब देश प्रदेश की राजनीति का बुनियादी परिवर्तन है। पहले चुनाव सेकुलर बनाम कम्युनल नारों पर होता था। पहले यूपीए बनाम एनडीए की धुरी पर चुनाव था। पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी केंद्र बिंदु हुआ करते थे। राजनीति की केंद्र कांग्रेस थी। यह सब इस चुनाव में बदला है। लोकसभा के चुनाव में भारत के मतदाताओं ने जो जनादेश दिया उसने भारत की राजनीति की नींव को कैसे बदला है, इसका प्रमाण ये विधानसभा चुनाव है। भूकंप के बाद पृथ्वी के भीतर जैसा विशाल चट्टानी परिवर्तन होता है वैसा ही इस चुनाव में झलका है। सचमुच इन विधानसभा चुनाव का कितना गंभीर राष्ट्रीय मतलब है, इसका अनुमान 19 अक्टूबर को मतगणना के बाद लगेगा। विधानसभा चुनाव का नंबर 1 पहलू भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की आक्रामकता है। उनकी कमान में भाजपा का बना नया राजनीतिक अंदाज है। हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह उन्होंने एनडीए अलायंस टूटने दिया। इससे बहुकोणीय मुकाबले के हालात बने। भाजपा शिवसेना का अलायंस टूटा तो एनसीपी के शरद पवार को समझ आया कि अलग अलग लड़ने से फायदा है, सो कांग्रेस और एनसीपी का अलायंस टूटा। इसी के साथ धर्मनिरपेक्षता के नाम पर राजनीतिक ध्रुवीकरण की राजनीति खत्म हुई। इसका राष्ट्रीय संदर्भ में महत्व है। नतीजों के दिन मालूम होगा कि कथित सेकुलर बिरादरी के बिखरने से भाजपा को कितना लाभ होता है। इन चुनाव में क्षेत्रीय दलों और क्षत्रपों की परीक्षा जबरदस्त है। यदि ये बुरी तरह हारते हैं तो जात पात और क्षेत्रवाद व क्षत्रपवाद को भारी झटका लगेगा। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव 2014 का 2 विधानसभाओं का यह चरण आगे के चुनाव के लिए भी रोड मैप है। इनके बाद झारखंड और जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होंगे तो उन्हें इन चुनाव की बानगी, कसौटी और ट्रेंड पर ही लड़ा जाएगा। उस नाते ये चुनाव ट्रेंड सेटर प्रमाणित हुए हैं। अब इसी मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार विवेक सक्सेना से बात करते हैं। साथ में मेरे सहयोगी अजीत द्विवेदी भी है। विवेक, विधानसभा चुनाव के लिए जो आज वोट पड़े हैं उसमें मतदाताओं ने वोट डालते हुए क्या सोचा होगा? क्या वो स्थानीय मुद्दे, प्रदेश की राजनीति को लेकर डाला वोट पड़ा है या राष्ट्रीय मुद्दे और नरेंद्र मोदी पर यह रायशुमारी हुई है?
ये सारी रायशुमारी नरेंद्र मोदी पर ही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और चेहरा नहीं था। हर जगह नरेंद्र मोदी वर्सेस अदर्स था। उन्होंने कोई मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार भी पेश नहीं किया। अब ये देखना है कि उनकी नीतियों को, कार्यक्रमों को, और जो लोकसभा चुनाव में उनकी छवि बनी थी उसका लोगों पर कितना असर हुई बाकी, क्योंकि उस समय तो लहर चली थी। अब वो लहर पहले जैसी बनी हुई है, उससे कम हुई है, ये एकदम खत्म हो गई है। ये चुनाव नतीजे नहीं, मतलब ये कि मतदाताओं ने पूरी तरह से, एक तरह से राष्ट्रीय राजनीति के कैनवास में इन चुनावों को ज्यादा लिया, पर ये हल्ला जबकि ये था कि नहीं, क्षेत्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय नेता, उनका ज्यादा जोर है। ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कहीं भी क्षेत्रीय मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। हर जगह मोदी वर्सेस अन्य हो रहा है, और जितने मुद्दे हैं वो भी राष्ट्रीय हैं। महंगाई है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, अमेरिका के साथ बातचीत है, हर जगह वही मुद्दे सामने आ रहे हैं। अजीत, क्या लगता है, ये क्या सचमुच में ये विधानसभा चुनाव इस बार लोकसभा चुनाव के अंदाज में हो रहे हैं? ये बहुत ही अजीब बात है, अजीब स्थिति बन रही है। अक्सर ऐसा होता है, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जो चुनाव होते हैं वो लोकसभा चुनाव के एक्सटेंशन के तौर पर लड़े जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही उसको उस अंदाज में लड़ा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ने इस तरह से प्लानिंग की कि ये एक्सटेंशन लगे लोकसभा चुनाव का। उन्होंने लोकसभा चुनाव में कहा था कि सुनामी मोदी की आ रही है, सुनामी आ भी गई, वही सुनामी अभी कायम है। इसी अंदाज में इन लोगों ने चुनाव लड़ा, ये दोनों राज्यों का चुनाव, और उसी अंदाज में लोगों से वोट मांगे, और लोगों का जो वोट डालने का ये है उसी अंदाज का है। नहीं, पर ये नहीं लगता विवेक कि ये सचमुच में ये अंदाज एक तरह से मीडिया का बनाया हुआ था, बाकी राजनीतिक पार्टियों का बनाया हुआ था? इस चक्कर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दम जोर लगाना पड़ा, क्योंकि उपचुनावों के हार के बाद में एक तरह से ये फोकस हो गया था कि इनकी हवा उतर रही, इसलिए उनको मेहनत करनी पड़ी। मीडिया और राजनीतिक दलों दोनों का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि राजनीतिक दलों ने भी सारा अपना निशाना मोदी पर केंद्रित कर दिया, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से लेकर के बाकी राज्यों में भी बाकी विपक्षी दल, खासतौर से क्षेत्रीय दल, मोदी के खिलाफ एकजुट होना शुरू हुए, उससे यह संदेश गया कि वास्तव में सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा चुनौती नरेंद्र मोदी ही है। रणनीति के नाते इस विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी किसकी तरफ से हुई? क्षेत्रीय पार्टियों, कांग्रेस की तरफ से या भाजपा की तरफ से? भाजपा की तरफ से ज्यादा गड़बड़ी दिखाई दे रही है। नहीं, कैसे? भाजपा ने जब अपनी धुरी पकड़ कर दिया तो कैसे गड़बड़ी वो मानी धुरी जाएगी? पकड़ कर ली मजबूरी में, उसने बहुत बड़ी चुनौती ली, बहुत बड़ा जोखिम मोल लिया है। अगर वो कहीं साफ होती, जिस तरीके से उसने महाराष्ट्र के अंदर उसका बहुत सीमित प्रभाव था, वहां उसने शिवसेना के साथ जो है अपना गठबंधन तोड़ा। इसी तरीके से वो लगातार जो है हरियाणा में सत्ता के बाहर रही थी, इसके बावजूद ये जानते हुए कि इनेलो की स्थिति अच्छी है, उसने उसके साथ भी गठबंधन नहीं किया। तो अब सारा दारोमदार मोदी के ऊपर है। मतलब जोखिम बीजेपी ने जोखिम ज्यादा ली है, लेकिन उस जोखिम में वो एक तरह से मतलब सुविचारित रणनीति नहीं थी, ये साबित होता है। या सचमुच में ये रणनीति थी जिससे कि पूरी धुरी बीजेपी की अपने आप धुरी बनी? अमित शाह ने अगर अलायंस तोड़ा तो आत्मविश्वास या रणनीति के तहत नहीं लगता? वो नहीं, तोड़ा रणनीति के तहत है, क्योंकि बहुत पहले से संघ का भी ये विचार रहा है कि इस देश की राजनीति को बाइपोलर बनाना है, दो ध्रुवी हो, और सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ा सिरदर्द जो है क्षेत्रीय दल है। इसलिए वो चाहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ही सिर्फ खेल में रहे और बाकी सब बिखर जाए। इसके लिए उन्होंने एक बहुत सोचा समझा रिस्क लिया है। विवेक, अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत जारी है। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हरियाणा और महाराष्ट्र के मतदाताओं ने आज जब वोट डाले होंगे तो दिलो दिमाग में कितने स्थानीय मुद्दे हावी होंगे और नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय मुद्दों का क्या असर होगा? क्या ये नरेंद्र मोदी पर राय शुमारी जैसा मामला नहीं हो गया है? इसी पर अब आगे और बात करते हैं। विवेक, मतदान के साथ में क्या लगता है कि कांग्रेस और बाकी पार्टियां भी जो रणनीति रही है, जिस अंदाज में चुनाव लड़ा गया है, उस पर सोच विचार करेंगे, सोच विचार को मजबूर होंगे? मतलब उनके लिए ये चुनाव कैसे रहे? लगता है कि जैसे मजबूरी में कोई भी पार्टी इन चुनाव के लिए तैयार नहीं थी और चुनाव उसके ऊपर थोप दिए गए हैं, क्योंकि कांग्रेस के भी जो अपने पुराने सहयोगी थे वो भी उनसे अलग हो गई है। हरियाणा में वैसे ही वो अलग थलग पड़ी हुई है। तो सारी पार्टियां अभी कोई भी इस हालत में तैयार नहीं थी कि वो चुनाव में कोई लंबा चौड़ा कुछ कर पाएंगी। उसके बावजूद उनको चूंकि चुनाव सिर पे आ गए थे, इसलिए उतरना पड़ा। अजीत, क्या लगता है बाकी पार्टियों का, क्षेत्रीय दलों का, लोकदल हो, कांग्रेस हो, हजका हो, एनसीपी हो, इन्होंने इस चुनाव को जैसे पहले चुनाव लड़ते थे उस तरह लड़ा या कुछ अलग अंदाज में? नहीं, इस बार तो ज्यादा अस्तित्व की लड़ाई के तौर पर करो या मरो के अंदाज में चुनाव लड़ा। जिस तरह से वो तालमेल टूटने के बाद शिवसेना ने अटैक किया बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, वो एक अनहोनी बात थी। जिस तरह से जैसी बातें उन्होंने कही,
राज ठाकरे मोदी के समर्थक बताए जाते थे, उन्होंने भी बहुत आगे बढ़ के उनको अटैक किया और बोले कि अब मैं उनके काम करने की शैली पसंद नहीं कर रहा हूं। इसी तरह से हरियाणा में हुआ, ओम प्रकाश चौटाला ने वोट पोलराइज हो इसके लिए जितने तरह के ड्रामे हो सकते थे उन्होंने सब किया। बेल की शर्तों का उल्लंघन करके उन्होंने प्रचार क्या किया। विवेक लगता है कि कांग्रेस ने कम से कम हरियाणा में बहुत कायदे से और बहुत मेहनत से और पूरी रणनीति के हिसाब से चुनाव लड़ा, या उसमें भी कुछ बिखराव या कुछ कुछ दिक्कतें थी? बिखराव लाने की कोशिश की गई, लेकिन अल्टीमेटली हुड्डा जी की चली। टिकट वितरण से लेकर के चुनाव प्रचार तक में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पर ये नहीं लगता ये ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहे हो, या ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना जरूरी था? हाँ, प्रदर्शित किया, क्योंकि अगर वो ये कॉन्फिडेंस प्रदर्शित नहीं करते तो ऐसा लगता कि उन्होंने हार मान ली है, क्योंकि बाकी पार्टी तो मान के चल रही कि वो हारी हुई है। तो कम से कम उन्होंने एक चेहरा ऐसा पेश किया जिससे लगे कि वो जीत रहे हैं। नहीं, उस नाते क्या आपका मानना है कि जो लोकदल और कांग्रेस, इन दोनों के बीच में जो वोट को लेकर जो खींचतान जो थी वो पुराने पैरामीटर पे थी, या उसमें भी सचमुच में उसमें दोनों नेताओं ने कुछ ज्यादा ही दम लगाया? दोनों ने बहुत दम लगाया, क्योंकि दोनों की अस्तित्व की लड़ाई है। लोकदल 10 साल से लगातार सत्ता के बाहर है, ओम प्रकाश चौटाला जेल के अंदर हैं। इनका ये था कि 10 साल से सत्ता में और एक जाट नेता के रूप में एस्टेब्लिश हुए हैं। अब ये देखना है कि इस चुनाव के नतीजे ये बताएंगे कि जाट किसको अपना नेता मानता है। मतलब इसमें एक तरह से भूपिंदर सिंह हुड्डा के लिए भी और चौटाला के लिए भी ये कि उस जाति से अपने को आइडेंटिफाई या जाति के प्रतिनिधि होने के नाते उनकी परीक्षा होगी इस। हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि आमतौर पर जाट जो है वो कांग्रेस विरोधी रहा। हुड्डा जी ने सीएम बनने के बाद लगातार 2 बार सरकारें बनाने के बाद उसको अपने साथ लिया था। जाट को लगा कि उसका भी नेता जो है वो राज कर सकता है, और अब ये बताएगा कि जाट अभी भी जो इनके साथ है या वो चौटाला की हो जा रहा है। विवेक, बातचीत यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब विधानसभा चुनाव 2014 का ये प्रोग्राम खत्म होता है। इस प्रोग्राम को आप लोगों ने देखा, सराहा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हाँ, इन चुनाव के नतीजों के मायनों की चर्चा सोमवार को सेंट्रल हॉल प्रोग्राम में जरूर देखें।